सबमिशन अभी भी उस फॉर्म पे इतनी नहीं है जितनी लिंक्डइन पर है। तो भाई सबमिशन फॉर्म कराओ, जब तक वहां नहीं आएगा नहीं माना जाएगा। सही है, तो ये चीज है। और भी आपने देखा कि भाई जब आप एक गेट की रिक्वेस्ट बना सकते हैं, एक पोस्ट का एंड पॉइंट बना सकते हैं, तो आप 100 अलग एंड पॉइंट्स भी जो है वो बना सकते हैं। और सबके सब चीजें जेमिनी CLI के थ्रू हमने की। तो ये तो जेमिनी CLI हो गया। अब फास्ट API के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं। हमने आज से पहले कभी फास्ट API को नहीं देखा, नहीं सुना, सिर्फ नाम सुना था, कभी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की थी। लेकिन हमने डायरेक्ट उसमें पहले दिन कोडिंग स्टार्ट की। और कोडिंग इस तरह से स्टार्ट की, जब हमने एक एंड पॉइंट बनाया तो फिर हम खुद उस कोड में गए, और कोड में जाने के बाद जो उसने गेट का एंड पॉइंट बनाया था, वो हमने देखा कि कितनी ऐसी चीजें उस फास्ट API के 10 लाइन में लिखी हुई है जो हमको आती है या जो हमको नहीं आती। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट से लेके आखिरी गेट रिक्वेस्ट में जो रिटर्न हो रहा था, मोस्ट प्रोबेबली हमें ईच एंड एवरीथिंग आती थी। चाहे वो क्लास को इंपोर्ट करना हो और इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करके उसका इंस्टेंस बनाना। क्लास का इंस्टेंस क्यों बनता है हमें पता है। एक @app.get लिखा हमने। व्हाट इज दिस डेकोरेटर? डेकोरेटर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी क्या नीड है, हमें पहले से पता है। हमने एजेंट्स SDK के टाइम पे इसको देखा है। फंक्शन अंडरस्कोर टूल जब हमने किया तो फिर हमने एक फंक्शन बनाया, चाहे वो सिंक्रोनस फंक्शन हो या एसिंक्रोनस फंक्शन हो, ये भी हमें पता था। फिर हमने एक पूरा, जब एक एंड पॉइंट बन गया, एक फंक्शन बन गया, उस फंक्शन के नीचे अब हम एक लाइन लिखें या 100 लाइन लिखें, पूरी की पूरी लॉजिक हम लिख सकते हैं। और बेसिक पाइथन थी उसमें, कुछ भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं था। एक और चीज जो आप लोगों ने नोट की होगी जेमिनी CLI के थ्रू, वो ये कि जब आप होमवर्क कर रहे थे, तो जब आप होमवर्क कर रहे थे आपने कहा कि भाई मुझे बैंक ट्रांसफर का एक एंड पॉइंट बनाना है, तो उसने मोस्ट प्रोबेबली क्या किया होगा, एंड पॉइंट के साथ साथ आप लोगों को एक पाइडेंटिक या डेटा क्लास की एक क्लास भी बना के दी होगी। बनाई थी नहीं बनाई थी? उसका क्या मतलब है? पाइडेंटिक क्या होता है? उसके राउंड ब्रैकेट्स में हम बेस मॉडल क्यों लिखते हैं, वो बेस मॉडल कहां से आता है, ये सारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब एक क्लास में दूसरी क्लास की चीजें लानी हो तो वो इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस से क्या होता है वो हम Q3 में पढ़ चुके हैं। और फिर उस क्लास को जो डिक्लेयर किया था उसकी रिटर्न टाइप आपने उस रिक्वेस्ट को लगा दी होगी। तो ईमानदारी से बताएं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, नोबडी इज जजिंग यू। कितने लोगों ने सक्सेसफुली होमवर्क कर लिया है? क्या? और कितनों ने नहीं किया ईमानदारी से सक्सेस? क्या बात है, ये और ज्यादा। वेरी नाइस, अच्छा ठीक है। इवन चले, अब आप लोगों को ये नो हाउ तो हो गया कि चीजें कितनी आसान है। किसी के टाइम का मसला होगा, किसी की जॉब का मसला होगा, किसी को ये होगा हाँ भाई इतना आसान है तो कभी भी कर लेंगे। ये रीजन होंगे, और क्या ही रीजन होगा आपके। तो हमें भी आपके रीजन याद होंगे। किसी के विंडोज खराब हो गए तो ये एक बड़ा मसला है, जब होमवर्क तो विंडोज को पता चल जाता है और वो खराब हो जाती है। हाँ, किसी के वर्चुअल एनवायरनमेंट्स के भी मसले आए होंगे, किसी के इंस्टॉलेशन नहीं हो रही होगी। कोई ऐसा है जिसने होमवर्क शुरू किया बट वो एरर में फंस गया हो? ऐसा कोई है एरर में फंसने वाला कि भाई अगर उसका एरर सॉल्व हो जाए तो वो कर लेगा? कम ही है। सही है, चले तो अभी आप लोग ये काम कर लें। आप लोगों को एक आध हफ्ता और दिया, क्योंकि फिर एक अच्छी चीज जो आपको आगे जाके पता चलेगी, अभी नहीं थोड़े टाइम बाद, तो फिर आप बोलेंगे अच्छा हुआ फास्ट API क्लास में जो है वो पढ़ लेंगे। सही है, तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। समझदारों को इशारा काफी होता है। हर चीज मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर कोई चीज चेंज हो गई तो मेरे पे जो है वो मैं बाउंड हो जाऊंगा इसके कि मैं आपको फिर क्यों हुआ ऐसा ये भी जवाब दूं। तो जब कंफर्मेशन आ जाए तभी जो है वो ये चीज आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख रहे। अच्छा है, जिनके होमवर्क नहीं किया उनको पता भी चल गया होगा कि भाई क्या क्या जब आप होमवर्क करने बैठोगे तो कौन कौन सी चीजें जो है वो आप लोग कर लो, आपको फेस करनी पड़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब भी आप फास्ट API वगैरह पे काम करो या Next.js की ऐप पे काम करो जेमिनी CLI के थ्रू या क्लाउड कोड के थ्रू, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज जो मैंने उस दिन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में लिखी थी वो ये लिखी थी कि जो वो बेसिक सेटअप है
वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना, उसको एक्टिव करना, सर्वर को अप करना, चाहे वो फास्ट एपीआई का सर्वर हो या नेक्स्ट जेएस का सर्वर हो। तो भाई ये सारे काम हो सकते हैं क्योंकि वो पावर शेल में होता है ना, इसमें एज अ डेवलपर आपकी कोई गलती नहीं है अगर वो काम नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजिक इशू है क्योंकि वो पावर शेल में कमांड को रन करता है। फिर अगर कोई एरर आता है तो वो बैकग्राउंड में क्योंकि टर्मिनल चल रहा होता है, तो एज अ डेवलपर आप लॉग्स को देख नहीं सकते हो। तो ये सर्वर अप करने वाला काम, चाहे नेक्स्ट जेएस का सर्वर अप करो npm run dev, या चाहे फिर आप फास्ट एपीआई का सर्वर अप करो, वो पूरी कमांड लिख के यूवी रन यूवी कॉन वाली, वो काम आप अलग से दूसरे टर्मिनल में मैनुअली कर लो। सही है। उससे होगा क्या कि जब भी कोई एरर आएगा या सक्सेसफुली किसी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा ना, दोनों सूरतों में आप क्या कर सकते हो, उस चीज को खुद से डीबग कर सकते हो, वरना वो पावर शेल बैकग्राउंड में चलेगा, आपको पता नहीं होगा। और फास्ट एपीआई में जब भी कोई सिंटैक्स एरर या कुछ भी इशू होता है ना, तो वो क्या करता है, ब्राउजर पे यहाँ पे लूप में फंस जाता है, वो रीलोड होता रहता है। हम एज अ डेवलपर इंतजार करते हैं कि भाई अभी रिफ्रेश होगा, बट वो बैकग्राउंड में क्या है, एक हमारा एरर आ जाता है। तो जिसने अभी नहीं किया वो काम कर लो, सही, आगे जाके समझ में आ जाएगा। और ये फास्ट एपीआई का फिर से मैं कह दूं, अगर आपकी इस क्लास से बाहर कोई दूसरा जान पहचान वाला दूसरी क्लास में हो तो उसको कंफ्यूज मत कर देना, ये सिर्फ हमारी इस क्लास का पंगा है, दूसरी क्लास में ये चीज नहीं हो रही। ठीक हो गया जी? तो ये चीज हम देख लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर से एक टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा चीजों को समझने वाला है, और जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए अब चीजें जमा होती चली जा रही हैं, तो फिर आगे वो फिर फंस जाएंगे। टाइम वैसे ही नहीं है और ऊपर से आप लोग और अपना काम जो है वो जमा किए जा रहे, बढ़ाए जा रहे। तो भाई थोड़ा सा गौरव फिगर करो। आज का हमारा टॉपिक है एमसीपी सर्वर्स एंड इंटीग्रेशन। हम कहां से पढ़ रहे हैं इस चीज को? सर जिया की वही वाली बुक जो मैंने अपनी रेपो में भी लगा दी थी, github.com संडे ऑफ। सही है। यहां पे आप आएंगे, स्क्रॉल करेंगे और यहां पे ये पेनावर्सिटी बुक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप जेमिनी CLI वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। चैप्टर 2 पार्ट 2 और इसका चैप्टर 6 पार्ट 2 AI टूल लैंडस्केप और चैप्टर 6 गूगल जेमिनी CLI। हम यहां से जो है वो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। हमने इंस्टॉलेशन देख ली, जेमिनी CLI क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीजें जो है वो हमने गो थ्रू कर ली। मेमोरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप जेमिनी से बातें करते हो या किसी भी AI मॉडल से बातें करते हो तो होता क्या है, जब आप बात करते हो ना तो ऑफ कोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है वो आपके स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं? स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब होता है पिछली कही भी चीजें उन्हें याद नहीं रहती। तो अब क्या करें? सपोज मैं अभी काम कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, हमने पिछले हफ्ते भी जेमिनी CLI का यूज किया। अगर मैं अभी जेमिनी CLI से कहूंगा ना कि लास्ट संडे हमने क्या किया था, जेमिनी CLI का वो चीजें याद नहीं रहेंगी। अब मेरे पास यहाँ पे दो तरीके। एक तरीका जो हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि भाई हम जब भी मेमोरी या कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल की बात कर रहे हैं? gemini.md यानी मार्कडाउन। अब वो किसी तरह की भी बात हो सकती है, चाहे वो पूरी की पूरी मेरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री हो या चाहे वो मेरा एक बेसिक जेमिनी या क्लाउड को मेरी चीजें समझाना हो। भाई मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में क्या फाइल स्ट्रक्चर है, किस प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है, किस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मैं जेमिनी को दो तरीके, या तो मैं मैनुअली रोजाना सुबह उठूं, लैपटॉप खोलूं, जेमिनी की कमांड लिखूं और रोजाना उसको दोबारा रिपीटेटिवली समझाऊं। अब रिपीटेटिव क्यों समझाना है? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेरा स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस मतलब कहीं भी बात याद नहीं रहती। दूसरी चीज, या तो फिर मैं उसको जेमिनी CLI में जो है वो स्टोर करवा दूं, सॉरी gemini.md में स्टोर करवा दूं। और ये gemini.md में कैसे स्टोर कराना है, इसका तरीका भी बहुत आसान है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं, और ये इस बुक में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इसी सेक्शन में स्क्रॉल करेंगे ना
अच्छा वो क्लाउड में लिखा हुआ, आई डोंट नो इसमें लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ, आप लोग ढूंढ लीजिएगा या याद रख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। अब Gemini.md तो हमने लिख ली, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो हम कैसे स्टोर करवाएं कि भाई मेरा एक नेक्स्ट.जेएस का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो वो क्या करता है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और एक बिल्कुल ही दूसरे क्लाइंट का या दूसरी कंपनी का पाइथन फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट है तो वो क्या करता है, और एक गवर्नर हाउस का मेरा प्रोजेक्ट है जो हमने असाइनमेंट में आपको दिया तो वो क्या कर रहा है। अब ये हम क्लाउड कोड या जेमिनी सीएलआई को कैसे समझाएं? या तो एक बात, या तो आप रोजाना उठे और मैनुअली 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को 3 अलग अलग बातें रोजाना करते हैं। एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम उसमें ये हो सकता है कि आप जेमिनी को ही या क्लाउड को कोड को ही बोले कि मेरे इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करो और एक Gemini.md जनरेट करके दो जिसमें मेरे प्रोजेक्ट की एंड टू एंड सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिस्ट हुई है। तो जेमिनी सीएलआई से ही कहो कि भाई, या क्लाउड कोड से ही कहो कि भाई हमें एक क्लाउड.md या Gemini.md की फाइल जनरेट करके दो जिसमें ये सारी बातें लिखी हो कि मेरा एक सर्टेन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। अब आपको ये बात पता है, आपने जेमिनी को कहा कि एक Gemini.md जनरेट करके दो जिसमें लिखा हो कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब एक टेस्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गौर से सुनिएगा, एक नेक्स्ट.जेएस का ई-कॉमर्स है, एक फास्ट एपीआई का पाइथन है, एक गवर्नर हाउस है, एक अलग ही प्रोजेक्ट है, 4 अलग अलग क्लाइंट्स के 4 अलग अलग काम होंगे। Gemini.md में आपको लिखना है। ये Gemini.md रूट लेवल पे बनेगी या प्रोजेक्ट लेवल पे? क्यों? मैं तो रोजाना जेमिनी से काम कर रहा हूँ, रूट पे बना देता हूँ, क्या मसला है? हैंड रेस करके, गोकुलधाम सोसाइटी हैंड रेस करके, रूट वाले में किसके? सही है सर, आप बताएं। आराम से बैठ के, बस आपकी आवाज पहुंचनी। क्यों करवानी है? जो आपके एजेंट्स होते हैं या जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेन किए हुए डाटा के ऊपर। उनके पास रियल टाइम या फिर पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि मेरी करंट लोकेशन क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं बता पाएगा। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना कि अभी टाइम क्या हो रहा है या अभी डेट क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो नहीं बता पाएगा। अगर मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पूछूं ना भाई कि मेरे जीमेल में कौन कौन से पिछले लास्ट 24 घंटों में ईमेल्स आए हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये या तो रियल टाइम डाटा है या फिर मेरा पर्सनलाइज्ड डाटा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने ही डाटा सेट में ट्रेन हुए में जवाब को दे सकता है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल कब तक ट्रेन होता है? 6-8 महीने पहले तक। यानी जो आज तकरीबन समझे अगर 23 नवंबर है ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी होगा हमारा लेटेस्ट, उसकी जो डेट होगी ना, अब वो डाटा पे जो ट्रेन हुआ होगा वो 8-10 महीने पहले की होगी। समझ लें वो जनवरी फरवरी तक के डाटा पे ट्रेन होगा। कुछ मॉडल्स और होंगे जो उससे भी पहले के होंगे। तो ये एक चीज थी एमसीपी को पढ़ने की। एमसीपी जब हमने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? पर्सनलाइज्ड डाटा और रियल टाइम डाटा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पास नहीं होता। इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे पास आया है एमसीपी सर्वर्स। क्या आया है? एमसीपी सर्वर्स। अभी जो डेफिनेशन मैंने बताई, रियल टाइम डाटा नहीं होता, पर्सनलाइज्ड डाटा नहीं होता, ये सुनी सुनी लग रही है। कब सुनी थी? Q3 में। कब? टूल कॉलिंग पढ़ते हुए। सही है। अब एमसीपी सर्वर्स जो है ना, आपके फंक्शन कॉलिंग के ही बड़ा भाई है, या समझिए ये वो कजन है जो कनाडा में रहता है, जो ज्यादा काम करे क्योंकि उसके पास कैनेडियन डॉलर है ना। तो एमसीपी सर्वर कौन है? आपके फंक्शन टूल्स का बड़ा भाई है या वो कजन है जो कनाडा में रहता है। अब ये मैंने क्यों कह दिया? ये क्या काम आसान करेगा आपका? और जब फंक्शन टूल पढ़ लिया
तो हम फंक्शन टूल पे ही रहते हैं, एमसीपी को पढ़ने की क्या जरूरत है, या जब एमसीपी ही पढ़ना था तो पहले फंक्शन टूल क्यों पढ़ा। अभी ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। एमसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक हो गया जी। ये होता है एमसीपी। अच्छा जी, जो इंट्रोडक्शन आपने अभी सुना, ये इंट्रोडक्शन सेम आप फंक्शन टूल का भी सुन चुके हैं और एमसीपी का भी यही इंट्रोडक्शन है कि आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एआई एजेंट्स जो होते हैं वो रियल टाइम डाटा पे ट्रेन नहीं होते या आपके पर्सनलाइज डाटा पे ट्रेन नहीं होते। आपने एक डिप्लॉयमेंट चलाई, आपको AWS पे वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई या वर्सल के ऊपर वो डिप्लॉयमेंट फेल हो गई। अगर आप अपने एजेंट से कहोगे ना कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों फेल हुई, वो कहेगा कौन सी डिप्लॉयमेंट, कैसी डिप्लॉयमेंट, अनटिल एंड अनलेस आप उसको अपने वर्सल का एक्सेस दें। आपने ये बात Q2-3 में भी पढ़ी है कि भाई लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन नहीं होता, तो उसको ट्रेन करवाने के लिए हम क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट वगैरह देते हैं, फंक्शन टूल करते हैं। उस फंक्शन टूल के अंदर हम क्या करते हैं? स्पेशल चीज एग्जैक्टली क्या करते हैं? हम एपीआई को कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं? एपीआईज को कॉल करते हैं, क्योंकि एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो आपको थर्ड पार्टी डाटा को या थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को कॉल करने में हेल्प करता है। सही है? जैसे ये फोन क्या है, मैं जो हूं भाई मैं अपने आप से बात कर सकता हूं, जो नॉलेज मेरे पास है वो काम मैं कर सकता हूं। एक्सटर्नल टूल्स का मतलब इजी सीन्स है। आपको कोई चीज नहीं आती, आप क्या करते हैं? गूगल करते हैं। क्या करते हैं? गूगल करते हैं। मैं आपसे किसी चीज की स्पेलिंग पूछूं, किसी इंग्लिश के वर्ड का आपसे मीनिंग पूछूं, आपको नहीं पता, आप क्या करेंगे? गूगल करेंगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जब आप कोई ऐसी क्वेरी भेजते हैं ना जिसका उसके पास डाटा नहीं होता, जिस डाटा पे वो ट्रेन नहीं होता, तो वो क्या करता है? जैसे आप गूगल करते हैं ना, वो टूल को कॉल करता है। सही है? वो टूल को कॉल करता है। सही है? यानी जो उसके बस में नहीं है ना, उसकी हेल्प वो किससे मांगेगा? टूल कॉल से या किसी दूसरे बंदे से। सही है? जैसे स्कूल में थे आप, किसी दिन पेंसिल बॉक्स ले जाना भूल गए, आपने बोला अपने बराबर वाले से एक पेंसिल मुझे दे दो, तो ये आपने क्या किया? जो चीज आपके बस में नहीं थी आपने बराबर वाले से वो चीज मांगी। तो जैसे आप किसी चीज का मतलब जानने के लिए गूगल करते हैं ना, या चैट जीपीटी करते हैं, या किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास अगर कोई ऐसी क्वेरी जाए जिसका आंसर करना उसके डाटा सेट के बस में नहीं है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करते हैं? टूल को कॉल करते हैं। ये चीज हमने Q3 में भी एजेंट्स एसडी के पढ़ते वक्त देखी। अब टूल को कॉल करते वक्त क्या होता है? एपीआईज लगती हैं। क्या लगती है? एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआईज क्या होता है? कभी भी किसी थर्ड पार्टी से बात करनी हो या बाहर वाले से बात करनी हो या किसी दूसरी एप्लीकेशन, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करनी हो, तो आप क्या करेंगे? एपीआई को कॉल करेंगे। सही है? एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से आप एपीआई लिखते हैं। अब यहाँ पे एमसीपी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? यहां तक जो भी अभी मैंने बात की, एमसीपी के इंट्रोडक्शन से लेके एपीआई लिखने तक, फंक्शन टूल और एमसीपी दोनों अभी तक सेम सेम चल रहे हैं। यानी आपसे कोई भी पूछे ना एमसीपी क्या होता है, आपसे कोई भी पूछे ना फंक्शन टूल क्या होता है, आपने यही सारी बातें बतानी है। अब आपसे अगर कोई ऐसी बात करता है ना कि भाई एमसीपी और फंक्शन टूल, तो भाई एक ही चीज है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो एमसीपी या क्यों पढ़ रहे हो फंक्शन टूल? या जब एक चीज पढ़ी तो दूसरी को पढ़ने की क्या जरूरत? तो उसका जवाब अब हम डिस्कस करते हैं। अब ये सवाल आप सबके जहन में होगा। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने अपनी सलाहियत से बाहर जवाब देने के लिए क्या किया? टूल कॉल किया। जब भी टूल कॉल करना होता है, टूल उसको कौन प्रोवाइड करता है? सोचे, 10-15 सेकंड सोचे, टूल कौन प्रोवाइड करता है?
एग्जैक्टली टूल कौन प्रोवाइड करते हैं? आप लोग या हम सब एज अ डेवलपर अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए क्या करते हैं? टूल्स लिखते हैं। और उन टूल्स में क्या होता है? एपीआई। अगर मैं आप लोगों से कहूं एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा छोटा सा एजेंट बनाए, छोटा सा तो खैर नहीं, एजेंट बनाना कोई छोटा काम नहीं है, जिसमें वो क्या करे? आपके ईमेल को रीड करे और उस ईमेल का जवाब दे। या आप लोगों की यहाँ पे अटेंडेंस लगती है, मैं यहाँ पे एक ऐसा एजेंट लगा दूं कि जैसे ही आप लोग एंटर हो वो आपकी अटेंडेंस उस एक्सेल शीट में डाल दे। सही है ना? हो सकता है। या मैं आपको ऐसे कहूं जैसे ई कॉमर्स में होता है ना कि भाई एक कस्टमर ने अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया एक ईमेल आ जाए और एक व्हाट्सएप बिजनेस जो आप लोगों का बना हुआ है उस पर एक मैसेज चला जाए। आप लोगों को एपीआई पता है तो ये सब भी पता ही होगा कि ये सब चीजें कैसे होंगी। अगर मैं आप लोगों को अभी एक टास्क दूं या इंडिविजुअल डेवलपर को भी एक टास्क दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एपीआई लिखनी पड़ेगी जीमेल के लिए, एक एपीआई लिखनी पड़ेगी व्हाट्सएप के लिए। क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? है तो पूछें। क्लियर है? यस और नो? सही है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें जैसे यूजर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे या पेमेंट चेकआउट पे क्लिक करे तो आपको एक ईमेल आए, और एक ईमेल आए तो जाहिर सी बात है ईमेल तो जीमेल पे आता है, तो एक जीमेल की एपीआई लगेगी। अभी आपके पुराने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। सही है? नॉट कि आप बस एक नया कॉन्सेप्ट पढ़े, पिछला कोई टेस्ट नहीं है। एक मैं आपसे कहूँ व्हाट्सएप करें तो उसने क्या किया? व्हाट्सएप की भी एक एपीआई लगाई। आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, सपोज आप सब अमेजोन के मालिक हैं, वहां अमेजोन तो मल्टीनेशनल है, वो कनाडा में चलेगा तो कैनेडियन डॉलर्स में चार्ज करेगा, यूएस में चलेगा तो यूएस डॉलर्स में चार्ज करेगा, पीकेआर में चलेगा तो पीकेआर में, या हम चले यूं कर इसको छोड़ने कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अमेजोन किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। किस में चार्ज कर रहा है? डॉलर्स में। अगर पाकिस्तान से कोई बाय करे प्रोडक्ट को तो जाहिर सी बात है अगर उसने $5 की चीज खरीदी तो आज डॉलर का रेट अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग होगा। ऐसा है? यस और नो? तो रोजाना डॉलर्स की अपडेटेड वैल्यू को कौन चेक करेगा? एजेंट करेगा। और किसके थ्रू करेगा? ऑफ कोर्स एपीआई के थ्रू, क्योंकि हम रोजाना तो सुबह कंप्यूटर खोल के मैन्युअली चेंज नहीं करेंगे ना, रियल टाइम डाटा के लिए तो एपीआई लगती है। ये चीज हमने क्वार्टर 2-3 में देखी। पुराने कॉन्सेप्ट भी आपके टेस्ट हो रहे हैं। सही है? पाकिस्तान में डॉलर का रेट अलग है और हर दिन अलग है। इंडिया में डॉलर का रेट अलग है। आप पाकिस्तान से अगर बाय कर रहे हैं, आप इंडिया से भी तो बाय कर सकते हैं, तो इंडियन डॉलर्स के रेट अलग है, कैनेडियन डॉलर्स और यूएसडी का जब आप कन्वर्ट करेंगे वो अलग है। अब एज अ डेवलपर आपको यहाँ पे क्या होगा? आप एपीआईज तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे कितनी एपीआईज हो गई? 3। कितनी? 3। एक व्हाट्सएप की, एक जीमेल की और एक USD टू पीकेआर या USD टू जो भी रिस्पेक्टिव रिलेटिव करेंसी है। अब यहाँ पे जैसे जैसे आपका काम बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपका एजेंट तो बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है एक्सटर्नल काम करने पे, वो कर ही नहीं सकता, ना आपकी शीट अपडेट कर सकता है, ना ईमेल कर सकता है, ना उसको आज के डॉलर का रेट पता है। यहाँ तो 3 एपीआई लगे। अब अगर आपको पेमेंट का भी सारा प्रोसेस आपने सपोज, और आपका ई कॉमर्स आपने एडवांस किया, एक यूजर आया, आपने उसको चैटबॉट दे दिया, उस चैटबॉट में वो आया, उसने सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखा, कलर लिखा, क्वांटिटी लिखी और आखिरी में लिख दिया भाई इसकी पेमेंट भी मेरे कार्ड से कर दो, ये मेरा कार्ड नंबर है। अब ये सारा काम एजेंट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है पेमेंट मेथड के लिए भी एक एजेंट बनाना पड़ेगा। और पेमेंट मेथड आपको पता है, अगर इंडिया में पेपाल चलते तो पाकिस्तान में नहीं चल सकता, और पाकिस्तान के लिए अलग पेमेंट मेथड लगेगा। इंडिया यहाँ पे अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगाया या जैस कैश लगाया तो इंडिया में थोड़ी जैस कैश चलेगा। तो ये अब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को नॉलेज तो पूरी है कि हाँ हर एक चीज के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग एपीआईज लग रही है, लेकिन यही सबसे बड़ा एक जो है वो एक मसला अब क्रिएट होता चला जा रहा है। सही है? जैसे जैसे आपकी एपीआईज बढ़ रही है ना, चाहे वो जीमेल हो, व्हाट्सएप हो, करेंसी हो, पेमेंट हो, अब क्या हो रहा है? अब आप एज ए डेवलपर किस मसले में फंस रहे हैं?
एपीआईज वाले मसले में। किस मसले में फंस रहे हैं? एपीआईज वाले मसले में फंस रहे हैं। और आपने क्वार्टर 2 में ये काम किया है, और जो इंडस्ट्री में और एक्सपीरियंस लोग हैं ना, उन्हें पता है कि भाई जैसे जैसे एपीआईज बढ़ती है ना, वैसे वैसे जो है वो काम और मजीद मुश्किल होता चला जाता है। तो इसी मसले को सॉल्व करने के लिए एमसीपी बनाया गया। सही है। ये जो अभी हमने सारी की सारी डिस्कशन की, इस डिस्कशन में हमें हर चीज क्लियर थी। एजेंट स्टेटलेस होता है, एजेंट एक्सटर्नल काम करने की सलाहियत नहीं रखता, एजेंट को सलाहियत देनी है तो एपीआईज लगानी पड़ेंगी। आप सबको ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जब आप कोडिंग करने बैठेंगे ना, और जैसे जैसे आपकी एपीआईज बढ़ेंगी, आप लोग एज अ डेवलपर एक मसले में फंसेंगे। और वो मसला क्या है? बढ़ती एपीआईज। मसला क्या है वो? बढ़ती एपीआईज, जिनको मैन्युअली मैनेज करना एज अ डेवलपर आपके लिए एक मुश्किल होगा, एक मसला होगा। और फिर और इस एक मसले से और क्या आगे 4 मसले निकलेंगे, अभी तो हम वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। कॉन्सेप्ट अभी सबका सेम है, एमसीपी का, फंक्शन टूल का। एजेंट सलाहियत नहीं रखता रियल टाइम डाटा की, एजेंट सलाहियत नहीं रखता आपके कोई भी पर्सनल काम की। पर्सनल काम करवाना है तो उसको डाटा टूल प्रोवाइड करो, और टूल कौन प्रोवाइड करता है? एज अ डेवलपर। और एज अ डेवलपर आप लोग टूल के अंदर क्या लिखते हैं? एपीआईज। और मसला क्या है? एक एपीआई है तो ठीक है, 2 भी है तो भी ठीक है, लेकिन बढ़ती एपीआईज जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा मसला है। एक तो अभी बढ़ती एपीआईज, उसके अलग अलग 4 मसले। फिर हो सकता है आपकी जो एप्लीकेशन हो वो मल्टी यूजर हो। मल्टी यूजर तो खैर होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा यूजर यूज करे तो उसका मसला। और भी जब आप एक एप्लीकेशन पे, सिंपल सी एप्लीकेशन पे भी जब काम करते हैं तो ये एक इश्यू क्रिएट होता है। तो इन एपीआईज, बढ़ती एपीआईज के मसले को सॉल्व करने के लिए क्या बना है? एमसीपी। आपको कॉन्सेप्ट फंक्शन टूल का, एमसीपी का भी पता है, दोनों की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सबका सेम है। जो डिफरेंशिएटर है ना, जो लाइन बनाता है एमसीपी और फंक्शन टूल में, वो क्या बनाता है? बढ़ती एपीआईज का मसला। अगर आपसे कोई पूछे ना कि कब मैं फंक्शन टूल यूज करूं या क्यों मैं एमसीपी यूज करूं, या अगर आप मुझसे पूछे कि भाई जब ये पहले पढ़ लिया तो अभी भी कर ले, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? कि बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए मैनेजमेंट में क्या करती है? मुश्किल करती है। बढ़ती एपीआईज डेवलपर के लिए क्या करती है? मुश्किल करती है। और वो मुश्किल क्या क्या हो सकती है? उसकी रेट लिमिटिंग, उसकी लोड बैलेंसिंग, उसकी रीट्राई लॉजिक, उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हर मर्तबा सही से पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स जेसन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो एसिंक्रोनस फंक्शन है तो अवेट लगाने की वजह से क्या मसला तो नहीं आ रहा। आपने पढ़ा है ना, जब भी एपीआई लगता है, सॉरी एपीआई लगती है तो क्या होता है? एक्सटर्नल सर्विस पे कॉल जाती है। एक्सटर्नल सर्विस मतलब एसिंक्रोनस फंक्शन। जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन लगता है, अवेट का कीवर्ड लगता है। अवेट के कीवर्ड के बाद वो जेसन में भी कन्वर्ट होता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो ये सारी चीजें से बचने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एमसीपी का, जिसका मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके नाम में ही अगर आप थोड़ा गौर करें ना, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट है। मॉडल कौन है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मॉडल क्या है यहाँ पे? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई का, एंट्रोपिक के, क्लाउड का, जेमिनी का, सही है, डीप सीक का। यहाँ पे वो मॉडल मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एपीआई वगैरह। तो अगर आप इस नाम पे ही गौर करें ना, और प्रोटोकॉल, सही है, प्रोटोकॉल का मतलब एक रस्म, तमहीद, कस्टम, एक पॉलिसी, सही है, ये प्रोटोकॉल का मतलब होता है। तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का मतलब होता है अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट देना, सही है, इंफॉर्मेशन देना कि कब कौन सी एपीआई कहां से किस तरह कॉल करनी है। लेकिन सारी चीजें, इंट्रोडक्शन सेम है। जब आप किसी से डिस्कस करेंगे ना, ये थोड़ा आपको टाइम लगेगा हजम करने में, कि भाई जब सेम कॉन्सेप्ट है फंक्शन अंडरस्कोर टूल का भी और एमसीपी का भी, तो क्यों? मैंने कहा ना, आप डिस्कस करें, आपका सवाल होना चाहिए क्यों।
तो क्यों का ये जवाब है कि बढ़ती एपीआई जो है वो एक मसला क्रिएट करेगा। और वो मसले कौन कौन से हो सकते हैं? वो उसका रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, उसका रिस्पॉन्स, उसकी रिक्वेस्ट, एजेंट सही से टूल को कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि टूल तो हमेशा एजेंट कॉल करते हैं, हम तो बस उसको बना के दे देते हैं। एमसीपी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। जब आप एक्सटेंसिव एपीआईज लिखते हो तो फिर एक ये इशू क्रिएट होने लगता है। और एजेंट से बात करने का एक मसला है कि उनके पास एक तो ये डाटा नहीं होता, और एजेंट से बात करने का अब ये स्टैंडर्ड है। हमने यहाँ क्या देखा, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या डेफिनेशन देखी, प्रोटोकॉल मतलब स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल देखेंगे। इसमें सारे के सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो एक वेब सर्च का हो, हमारे पास नहीं है ना, हमारे एजेंट के पास ये तरीका नहीं है ना कि वो इंटरनेट से सर्च करके ला सके, तो आप कोई वेब सर्च की एपीआई लगा लें। आपने टेमिली का नाम सुना है, या टेमिली का नाम सुना होगा, जो इंटरनेट से गूगल से डाटा सर्च करके ला के दे दे। एक सर्वर एपीआई होता है, एक सर्च एपीआई होता है। ये अलग अलग एपीआई का एक ही काम है कि वो क्या करें, वेब सर्च करके दें। आपको व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप की एपीआई लिखनी पड़ेगी, जीमेल करना है तो जीमेल की एपीआई जो है वो आपको लिखनी पड़ेगी। मैं अगर मेरी डिप्लॉयमेंट कोई फेल होती है वर्सेल या एडब्ल्यूएस एज्योर के ऊपर, तो वहां के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले अब ये देखते हमें इतनी जो हमने डिस्कशन की, ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी। अभी हम कनेक्टिविटी वगैरह सब करना सीखते हैं। मैं यहाँ पे आपको गूगल पे लिखूंगा एमसीपी मार्केट प्लेस, और यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीजें, दो तीन टूल्स या वेबसाइट इनिशियली आ रही है। एक सबसे पहले mcpmarket.com, इसको मैं न्यू टैब में ओपन करना, ठीक है। एक मेरे पास लिस्ट होगी, मैं स्क्रॉल करूँ तो mcpservers.so, और एक गिटहब रिपोजिटरी है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये तीनों लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप कहाँ से अलग अलग एप्लीकेशंस के एमसीपी को उठा सकते हैं। जैसे हमने जब इसको बिल्कुल एपीआईज की तरह ट्रीट कर, आपने वो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है ना, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बात अपने जहन में रख लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फिर अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। ये कॉन्सेप्ट सारे आपने पहले पढ़े हुए, सही है। इसमें बैकग्राउंड में कैसे रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है, एचटीटीपी क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें वो ही है। एक बहुत अच्छी चीज है, आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ा हुआ, सही। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/google/sheets/roz या /get-sheets। मैं आपसे कहूँ कि जीमेल की एपीआई लगाएं, आप लिखेंगे gmail.com/email/send-email। तो ये एपीआई के यूआरएल्स को आपने लगाना। तो अगर मैं आपसे कहूँ जीमेल की एपीआई लगाओ, व्हाट्सएप की लगाओ, किसी भी मार्केट प्लेस के किसी भी प्लेटफॉर्म की आप अगर एपीआई लगाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके डेवलपर प्लेटफॉर्म पे जाके वो एपीआई के यूआरएल्स आपको गेट करने पड़ेंगे, सही है। ये सारा काम हम टेक्निकली कर चुके हैं, सही है। अब इस तरह के कुछ यहाँ पे देखिए एमसीपी सर्वर्स अवेलेबल है। मैं यहाँ mcpmarket.com पर हूँ, सेम आप mcp.so पे जाए तो भी आपको मिल जाएंगे इतने सारे, देखें नैनो बनाना, और यहाँ पे और भी वेब सर्च से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे जो है वो वेब सर्च से रिलेटेड ढूंढूं, सर्वर्स पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने आपको सर्च ये वन एपीआई फॉर सर्च क्रॉलिंग एंड साइट मैप्स, ये देखिए आपने Q3 में ये पहला वाला सर्च वन एपीआई, आपने Q3 में एजेंट्स बनाए, एजेंट्स को सर्च करने की तो पावर है ही अनटिल अनलेस आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे आप सर्च का एमसीपी जो है वो लगा सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे जीमेल सर्च करूँ, यहाँ सर्च पर गए होम पे आना पड़ेगा, और होम पे आकर मैंने लिखा जीमेल, सही है। जैसे ही मैंने यहाँ जीमेल लिखा, एंटर किया,
तो ये देखिए मेरे पास जीमेल के कुछ सर्वर्स आ गए, अ सिंगल फाइल एमसीपी सर्वर फॉर इंटरैक्टिंग विद जीमेल, और ये सारी की सारी चीजें स्लैक व्हाट्सएप वगैरह सारी की सारी चीजें आपको इन तीनों में से कहीं भी मिल जाएगी, या तो एमसीपी मार्केट प्लेस या mcp.so, और ये एक इनकी रेपोजिटरी भी है एमसीपी वालों में। सही है, यहां से भी आप जब इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो ये देखें, ये कुछ एमसीपीज आपके पास यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ तो पूरी लिस्ट बनी हुई है थर्ड पार्टी सर्वर्स में। सही है, तो अभी हमने क्या देखा, एमसीपी का इंट्रोडक्शन वगैरह वगैरह। अब हमने ये भी देखा कि हमारे पास अभी तो मैंने 3 बताई, हो सकता है आपको अगर यहाँ से नहीं देखना हो, आप क्लॉड से या जेमिनी से खुद कहें कि भाई मुझे इसका एक एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट करके दो, ये काम भी हो सकता है। तो जेमिनी सीएलआई हमारे टर्मिनल में हाथों में ही आ गया है ना, तो हम यहाँ से भी इनको कह सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर रखें और काम करने वाले में। सही है, थर्ड पार्टी सर्वर्स, और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ मेरे पास कितनी सारी चीजें। अगर आपको किसी डेटाबेस से अपने कनेक्शन बनाना है, आपके पास पोस्टग्रेस है, उसमें सारी आपकी कंपनी का डाटा स्टोर है। इवन अगर आपको गिटहब का एमसीपी सर्वर चाहिए, कि अगर आप सिर्फ गिटहब का एमसीपी सर्वर इंटीग्रेट करें और जैसे ही उसको इंटीग्रेट करें, कोड कमिट करने की, कोड को पुश करने की, किसी भी रेपो को क्लोन करने की कमांड पावर जो है वो आपके पास आ जाए, तो वो सारे के सारे काम एमसीपी से हो सकते हैं। यहाँ अगर मैं सर्च करूं गिटहब, तो ये रहा नंबर 1 पे मेरे पास, ये रहा यहाँ गिटहब का एमसीपी सर्वर भी मेरे पास है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, रिपोजिटरी मैनेजमेंट, फाइल ऑपरेशंस एंड गिटहब एपीआई इंटीग्रेशन। आपको पता है फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, वही कोड को कमिट करना, पुश करना। रिपोजिटरी मैनेजमेंट, कब उसको पब्लिक करना है, कब प्राइवेट करना है, क्या कौन सी पीआर बनानी है, कौन से इशू रेज करना है, कौन सी पीआर क्लोज करनी है, सारी की सारी पावर आपके पास या गिटहब से आ जाएंगे। सेम काम आप एपीआई से करते हैं तो आपको ये अलग अलग काम खुद मैनुअली लिखना है। सही है, अब यहाँ पे हमने ये चीज को देख लिया। हम कहाँ से शुरू हुए थे, एमसीपी के इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन के बाद हमने ये देखा कि फंक्शन टूल और एमसीपी कितना सिमिलर है, बट एक ऐसी कौन सी चीज है जो इनको डिफरेंशिएट करती है और एमसीपी को ज्यादा पावरफुल बनाती है, वो है बढ़ती एपीआईज, और बढ़ती एपीआईज के जो भी मसले थे वो हमने देखे। तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा कि हम कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम एमसीपी सर्वर्स को गेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं सर्वर्स क्यों कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स हम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट तो सर्वर पे ही आती है। सही है, तो हमने ये क्या, इसलिए हम इसको एमसीपी सर्वर्स करें। अगर आप कहीं किसी आर्टिकल में, किसी ट्यूटोरियल में, किसी चैट जीपीटी में अगर इस चीज को देखें तो वो आपको एक अल्फाज देगा एमसीपी सर्वर्स। तो यहाँ पे इसका ये इंट्रोडक्शन था और ये मार्केट प्लेस थी सारी। अच्छा, एक और चीज जो शायद आपको लगे, जब आप एमसीपी पढ़ेंगे ना तो एमसीपी इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना अभी हमने देखा। एमसीपी पूरा का पूरा अपने आप में एक साइंस है, फिलोसॉफी। हम उसमें जितना डीप जाए, उस एमसीपी में सर्वर भी आते हैं। ये तो आप दूसरे का एमसीपी यूज कर रहे हैं ना, आप जैसे दूसरों की एपीआई यूज करते थे, यस और नो, अब आप दूसरे का एमसीपी यूज कर रहे हैं। आपके पास एक फैसिलिटी थी, एक सलाहियत थी, एक पावर थी कि आप अपनी एपीआई बना लो, ठीक है नहीं, तो आपके पास यहाँ एक और फैसिलिटी है कि आप अपना खुद का भी एमसीपी सर्वर बना सकते हो। सपोज आपने कोई ऐसी, इस क्लास में किसी ने, सब ई कॉमर्स पे तो सब काम करते हैं, किसी ने कोई ऐसा एमसीपी का पेमेंट मेथड का जो है वो एमसीपी सर्वर बना दिया और गवर्नर हाउस के शुरू को कह दिया कि भाई ये लो, ये यूज कर लो, तो आप अपना एमसीपी सर्वर भी बना सकते हैं। और उसमें फिर क्लाइंट भी होगा, उसमें फिर सर्वर भी होगा, उसमें होस्ट भी होगा, उसमें टेम्पलेट्स भी होंगे, प्रॉम्प्ट्स भी होंगे, कनेक्शन भी होगा। जब आप अपना एमसीपी बनाने बैठेंगे वो और एक लंबी बहस है। अभी तो हमने इसको बहुत टॉप लेवल पे एक बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे देखा, सही है, बट आप जब डीप डाउन करेंगे तो ये आपको इन डेप्थ और 1000 चीजें बता के देगा। सही है, तो ये चीजें आप लोगों को अपने जहन में रखनी है। ये देखें गूगल ड्राइव, सही है, गूगल मैप्स, पोस्टग्रेस, ये क्या एक डेटाबेस है, और स्लैक,
सही है। SQL लाइट ये भी डाटाबेस है, रेडिस एक तरह का डाटाबेस है। तो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। सही है। एक काम करते हैं अभी के लिए 3:19 हो रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर हम फिग्मा का MCP इंटीग्रेट करना सीखेंगे। चीजें मिल जाएंगी, मुख्तलिफ MCP सर्वर्स की लिस्ट जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से जो है वो चीजों को ग्रैब कर सकते हो। हम अभी जो क्लास में देखेंगे वो फिग्मा का MCP सर्वर होगा। अब फिग्मा एक आपने क्वार्टर 2 में देखा कि एक टूल है, या फिर वही बात हम यूज करेंगे फिग्मा का मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, सारी बातें हेडेक नहीं है एज अ डेवलपर। हाँ ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, बट अब एज अ डेवलपर ये आपका हेडेक जो है वो नहीं है। अब जिन कंपनीज ने इन MCP सर्वर्स को बनाया है उनका ये हेडिंग है, उनका तौर तरीका है कि वो किस तरह इन चीजों को मैनेज करें। अगर मैं यहाँ पे अपने जेमिनाई में आऊँ, जिसको मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो अभी मेरे जेमिनाई CLI या प्लॉट कोड जब मैं अपने पास इनिशिएट करता हूं ना भाई, तो क्या होता है मेरे पास चीजें ऑलरेडी आ चुकी होती हैं। सही है, मेरे पास ऑलरेडी टूल्स अवेलेबल, जो बेसिक टूल्स हैं जो जेमिनाई CLI ने प्रोवाइड किए। प्लीज सारी बातें बंद। आई रिपीट, जब आप प्लॉट कोड को यूज करते हो या जेमिनाई CLI को यूज करते हो तो वो खुद से भी बाय डिफॉल्ट कुछ टूल्स या MCP सर्वर्स हमें प्रोवाइड करते हैं। टूल्स आपको पता है बिहाइंड द सीन्स ये सब टूल ही है जो आपने कॉन्सेप्ट मैनुअली क्वार्टर 3 में अपने हाथों से लिखा था ना, या अभी जो हमने इतना स्टडी किया बिहाइंड द सीन्स सारी चीजें वही हो रही है। बट अब क्या है, एज अ डेवलपर आपके लिए सुकून है। सही है, एज अ डेवलपर आपके लिए ये सुकून है कि अब आपको API एंड पॉइंट्स मैन्युअली जो है वो यूज नहीं करने, उनको एसिक अवेट नहीं लगाना, उनको जेसन रिटर्न करके उस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं करना। वो सारा का सारा काम जो आप पहले मैन्युअली करते थे, अब MCP ने वो सारा काम आसान कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना /tools, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, लिस्ट अवेलेबल जेमिनाई CLI टूल्स। जैसे मैंने यहाँ पे टूल्स लिखा, अच्छा ये पहले एक इनिशियलाइजेशन में फंसा हुआ, अभी फिलहाल जेमिनाई CLI ठीक है, चले ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि जो हमें बाद में करना है ये अभी इनिशियली हो रही है। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्लास 7 में आता हूँ और यहाँ पे जो .जेमिनाई का फाइल है ना, इसको मैं यहाँ से कट करके इसका एक बैकअप रख लेता हूँ। सही है, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे मैंने इसको परमिशन नहीं दे रहा, इसको एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। सही, यहां पे मैंने अभी क्या किया, अभी हम सबसे पहले एक फिग्मा का MCP सर्वर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे दोबारा जेमिनाई लिखा। सही है, जब मैंने जेमिनाई लिखा ऑफ कोर्स मेरा जेमिनाई यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट होगा और वो चलने लगेगा। जो हमारी रेपोजिटरी है, गिटहब रेपोजिटरी, उसमें हम आएंगे और यहाँ पे क्लास 07, ये देखें ये हमारी रेपोजिटरी है ना, संडे आफ्टरनून Q4 क्लास 07, आज हमारी 7th क्लास है। तो यहाँ ऑलरेडी readme.md मैंने एक लगाकर पुश कर दिया इसको। जैसे मैं इस readme में आऊंगा, यहाँ पे वो सारे स्टेप्स जो हमें फिग्मा MCP कनेक्ट करने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रख दिए। सही है,
मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कनेक्टिंग फिग्मा टू जेमिनी CLI स्टूडेंट्स गाइड। यहाँ पे सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें फिग्मा का MCP चाहिए, तो मैंने figma.com लिख दिया। किस तरह लॉगिन होगा, किस तरह एक पर्सनल एक्सेस टोकन चाहिए, किस तरह उसको कॉपी करके अपने पास सेव करेंगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे figma.com के ऊपर। ठीक है, मैं figma.com के ऊपर आया। और यहाँ पे सबसे पहला काम एक और चीज कि मैं आप लोगों को वो 2 टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप लोगों को काम करना सही है। वो Q2 के आपके टेम्पलेट्स होंगे, बट मैं उसको एक्सप्लिसिटली रेपोजिटरी में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके पास कोई इशू ना आए। वो मिलना ही नहीं मिलेंगे सारी चीजें सही है। आपका पर्सनल एक्सेस टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो मेरा नाम लिखा है ना, यहाँ आपका अकाउंट होगा तो आपका नाम होगा, यहाँ आपने अपने नाम पे आना है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारी चीजें इस .readme के अंदर मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि किस तरह अकाउंट, क्लिक ऑन सेटिंग्स, ठीक है, या क्लिक ऑन योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन सेटिंग्स, क्लिक ऑन अकाउंट टैब, स्क्रॉल डाउन, क्रिएट गेट पर्सनल एक्सेस टोकन। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। मैं सिक्योरिटी में आऊंगा और सिक्योरिटी में आके मैं यहाँ पे मेरे पास एक यहाँ पे ये रहा ऑप्शन पर्सनल एक्सेस टोकन का। क्या ऑप्शन है मेरे पास? पर्सनल एक्सेस टोकन। मैं यहाँ ऑलरेडी 2 या 1 जेनरेट कर चुका हूं, तो मेरे पास ये एक लिस्ट आ रही है। आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहे होंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया गेट न्यू एक्सेस टोकन पे, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना टोकन का नाम देना है। मैंने अपने टोकन का नाम कुछ भी रख लिया, फॉर एग्जांपल फिग्मा विद जेमिनी CLI। इसकी एक्सपायरेशन बता देनी है आपने कितने दिन में होना है, 90 डेज यानी 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में। अभी के लिए मैं इसको 1 दिन में रखता हूं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। आप लोगों को जैसे पहले आप लोगों ने कभी गूगल AI स्टूडियो से API की भी एक्सट्रैक्ट की है ना, पर्सनल एक्सेस टोकन भी API की ही तरह ही होता है, बस उसका एक नाम चेंज है। तो यहाँ पे आपने नाम रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वरना इसके अलावा यहाँ पे आपको फिग्मा का एक्सेस नहीं मिलेगा। सारी बातें मैं सारा फोकस यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है आपके ये स्कोप्स का सेक्शन। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है? स्कोप्स का। अब जब आप यहाँ पे अपना टोकन जनरेट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे एक स्कोप का ऑप्शन होगा और उस स्कोप के ऑप्शन में आपके पास अलग अलग चेक बॉक्स होंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये परमिशन देते हैं आपको, या एज अ यूजर जो भी जिसके पास भी ये की है उसको परमिशन अलॉट होती है कि भाई आप फिग्मा के साथ अपने जेमिनी CLI या क्लाउड कोड के थ्रू क्या क्या काम को कर सकते हो। ठीक है, आई रिपीट, ये स्कोप का मतलब क्या होता है? आपके एप्लीकेशन को यूज करने की सलाहियत या ऑथराइजेशन। आपने यहाँ पे फॉर द सेफर साइड सारे बॉक्सेस को टिक कर देना, क्योंकि आप तो अपने फिग्मा के एडमिन है ना, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 10 तकरीबन ये चेक बॉक्सेस होंगे, जिसमें से करंट यूजर नीड, फिर थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया तो फाइल्स में फाइल कमेंट्स, इसको भी चेक किया, फाइल कमेंट्स राइट, इसकी नीड नहीं है लेकिन सेवर साइट के लिए हम सबको कर देते हैं। मेन जो ये डिजाइन सिस्टम्स है, यहाँ पे भी मैंने हर चीज को चेक मार्क कर दिया, मैन्युअली ये काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट, ये मेन चीज है जो हमारे फिग्मा का कोड, हमारे फिग्मा डिजाइन का कोड हमारे एप्लीकेशन में लिखेगा, वो ये सेक्शन, वो ये सारे चेकबॉक्स है डेवलपमेंट वाले। सही है ये। तो आपने क्या करना है, जब आपने क्लिक किया ना सिक्योरिटी पे, सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक किया, फिर वहां पे आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, फिर आप सिक्योरिटी पे है, वहां पे एक बटन है जनरेट एक्सेस टोकन। ये सारी बातें उस रीडमी में लिखी हुई है बस। ठीक है, और नाम आपने यहाँ पे लिख दिया, नाम के बाद एक्सपायरेशन का टाइम लगा देना। अभी आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग 30 डेज 90 डेज जो भी रखना अपनी मर्जी से रखेंगे। और यहाँ पे मेन चीज स्कोप सबसे ज्यादा मेन चीज है, क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं लगाई ना, तो फिर आप लोगों को लगेगा जेमिनी CLI चला ही नहीं, चल गया वो, लेकिन आपने जो है वो
परमिशन सही से नहीं दी। तो फॉर द सेफर साइड अभी हर चीज यहाँ पे चेक कर लेना, क्योंकि अभी ये तो आपके पास ही रहना। यहाँ पे ये हुआ खत्म, मैंने सारे चेक बॉक्सेस चेक कर लिए, कुछ भी बाकी नहीं है। मेरे पास वहाँ कॉर्नर पे जेनरेट टोकन का एक बटन आ रहा है, वहाँ बॉटम राइट पे आप लोगों को मुश्किल से दिख रहा होगा। इस जेनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया, और जैसे ही जेनरेट टोकन पे आपने क्लिक किया आपके पास ये पर्सनल एक्सेस टोकन आ गया। मेक श्योर आप फौरन से इस टोकन को कॉपी कर लें, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ भी है, दिस इज योर ओनली वन चांस टू डू सो, कॉपी दिस टोकन, दिस इज ओनली वन चांस टू डू सो। क्योंकि एक बार अगर आपने इसको क्लोज कर दिया ना, फिर ये दोबारा आपको विजिबल नहीं होगा, नया जनरेट करना पड़ेगा। तो उसको फौरन से कॉपी करें, और कॉपी करके कहीं भी सेफर साइड पे रख दें। मैं इसको अभी यहीं पे रख देता हूँ, सही है, मैंने यहीं पे रख दिया। अभी इसको कहाँ कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। तो एक मेन इंपॉर्टेंट काम तो हमारा यहाँ पे हो गया, सही है, सबको क्लियर है, यस और नो। यहाँ पे अभी एक सिंपल सा काम किया, फिग्मा पे गए, सेटिंग्स में गए, जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक किया, और सारे बॉक्स को चेक करके टोकन उठा लिया। टोकन का मतलब वही एपीआई की जो आपने जेमिनाई के टाइम पे, एजेंट्स एसडीके के टाइम पे जेमिनाई की उठाई। कोई उसको एक्सेस टोकन कहता है, कोई उसको एपीआई की कहता है, कोई उसको सीक्रेट की कहता है, डेटाबेस की जबान में उसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। मकसद सबका एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको उठा लिया। अब आते हैं दोबारा उस रीडमी के अंदर, क्लिक न्यू टोकन जेनरेट, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है। अब फिग्मा का एमसीपी सर्वर, ये सारी चीजें उस सर जिया की किताब में, बुक में भी लिखी हुई है। अब ये फिग्मा का है, तो मैंने लिखा जेमिनाई एमसीपी ऐड ट्रांसपोर्ट एचटीटीपी फिग्मा ऑथराइजेशन वगैरह वगैरह। इस कमांड को यहाँ पे मैं आता हूँ और जल्दी से कॉपी करता हूँ, और इसको भी हम 2 मिनट में समझ लेते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अब कौन है, मैनेजर है ना, तो मैनेजर को पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है, ठीक है। जेमिनाई एमसीपी ऐड, ये पूरी की पूरी एक कमांड है जो आपको फिग्मा का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। जेमिनाई क्या है, आप जेमिनाई पे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, जेमिनाई। जेमिनाई पे काम कर रहे हो ना, तो लिख दिया जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई एमसीपी ऐड, आपने यहाँ पे लिखा कि भाई मुझे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को ऐड करना है, सही है। अगर आपको कभी रिमूव करना होगा तो आप लिखेंगे जेमिनाई एमसीपी रिमूव, और उस एमसीपी सर्वर का नाम आपने लिखा जेमिनाई एमसीपी ऐड नंबर 1। फिर आपने एक फ्लैग लगाया, ये पूरी एक ही कमांड है, मैं आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। डैश डैश ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट क्या है, एचटीटीपी है। ये वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड है। क्या है, वेब से कम्युनिकेट करने का एक स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा ना, https://www.abcd.com। तो ये जो HTTP होता है ना, ये होता है आपके कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल, जिससे आप बताते हैं कि भाई मुझे HTTP के जरिए, सही है, आपको कम्युनिकेट। और भी प्रोटोकॉल्स होता है एमसीपी में, सर्वर साइड इवेंट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि जब आप और एमसीपी को कभी किसी जमाने में पढ़ेंगे तो काम आएगा। अभी के लिए हमारा HTTP क्या है, सॉरी हमारा ट्रांसपोर्ट क्या है, HTTP। यहाँ पे अब क्या है, फिग्मा। क्या काम है यहाँ पे, फिग्मा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिग्मा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिग्मा को। तो अभी तक यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी, हम जेमिनाई को यूज करके एमसीपी को ऐड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा एचटीटीपी है, और हम किस एमसीपी को ऐड कर रहे हैं, फिग्मा को। कमांड पता होनी चाहिए क्या करिए, वरना तो लाइफ टाइम इसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे आप लोग। और यहां पे ये क्या आया, https://mcp.figma.com/mcp, ये यूआरएल है। ये क्या है, यूआरएल देखने से ही पता चला https में। अब ये http, ये यूआरएल क्यों है, ऑफ कोर्स किसी भी सर्वर पे कम्युनिकेट करना होता है तो क्या, किस चीज की नीड होती है, यूआरएल की। जैसे अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है तो किस चीज की नीड होगी, आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपके फोन नंबर की, फोन नंबर की होगी ना भाई। तो जैसे मुझे और आपको एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है ना, तो फोन नंबर होता है। इसी तरह जब एपीआई को कॉल करनी होती है ना, तो यूआरएल होता है। अगर आपके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, मेरे पास आपका नहीं, तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी सर्वर पर रिक्वेस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, यूआरएल और इसका यूआरएल। सही है, आप इसको ले जाके पेस्ट भी कर दो ना, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, फिर इसमें जेसन आरपीसी का कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो अभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि पोस्ट मेथड है।
पोस्ट मेथड आप पोस्टमैन से भी हिट करो, सॉरी एड्रेस बार सेट करो तो हिट करो तो गेट मेथड हो जाता है। और फिर यहाँ डैश डैश हेडर। अब डैश डैश हेडर क्या होता है, किसी को पता है? एग्जैक्टली क्या कहा आपने? एग्जैक्टली हेडर जो हमारा यूज होता है ना, किसमें होता है? पोस्ट मेथड में यूज होता है। आपने Q2 में अगर पोस्ट मेथड लिखा हो तो आपने लिखा होगा ना कि अवेट फेच कॉमा एक ऑब्जेक्ट खोला था और उस ऑब्जेक्ट में आपने लिखा था कॉन्टैक्ट टाइप इज इक्वल्स टू एप्लीकेशन जेसन और नीचे लिखा था हेडर कॉलन बैरर टोकन। अगर किसी ने एपीआई पे काम किया उसको पता होगा। खैर इसको सिर्फ कॉपी करना है आपने। इस हेडर का मतलब ये है आसान लफ्जों में कि मैं आपको कैसे पहचानूंगा? आपके चेहरे से, सही है? अगर आपके पास आपका सर ही नहीं है, आप ऐसे ही चल के आ रहे हैं तो मैं आपको पहचान ही नहीं सकता। तो समझिए कि जब ये रिक्वेस्ट आती है ना तो ये अपने फेस से पहचानी जाती है। हेडर का मतलब सर है ना, तो ये अपने कैसे चेहरे से, सर से पहचानी जाएगी। और वो सर क्या होगा फिर? आपका ऑथराइजेशन बैरर टोकन। अब इस कमांड को मैं करता हूँ कॉपी। इस कमांड को ब्रेक करके भी मैंने उस मार्कडाउन फाइल में लिख दिया। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये रही वो कमांड और यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन इसका मिल जाएगा, नीचे कहीं मिल जाएगा। आपने इसको कॉपी किया, अपने जेमिनाई में लाके इसको क्या किया? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अब एक जरूरी चीज, अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इस पूरी कमांड को ऐसे के ऐसे ही रहने देना है, इसमें जरा भी छेड़खानी नहीं करनी। आपने क्या करना है? ये जो ऑथराइजेशन वाला पार्ट है ना, ये कमांड क्या कर रही है? हमारे एमसीपी सर्वर, फिग्मा के एमसीपी सर्वर को जेमिनाई CLI से कनेक्ट कर रही है। इसमें जो ये फिग्मा वाला पार्ट है ना, ये फिग्मा के लिए है और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे जेमिनाई CLI के लिए है। ये जेमिनाई CLI के लिए है, ये फिग्मा के लिए। इस कमांड को दो हिस्सों में आप तोड़ दें। पूरी की पूरी कमांड ऐसे ही रहेगी यहां तक, ऑथराइजेशन बैरर। और ये बैरर जेड में रखना, इसको मत मिटा देना वरना नहीं चलेगा, कनेक्शन नहीं बनेगा, सही है? जेमिनाई से लेके बैरर तक आपकी कमांड जो है वो यहाँ पे सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम। योर टोकन हियर, अभी जो हमने वहां से एक पर्सनल एक्सेस टोकन कॉपी किया ना, वहां से जो जनरेट किया, इसको यहां से कॉपी करें और योर टोकन हियर इसकी जगह इसको पेस्ट कर दें। ये आपकी कमांड एंड में बनेगी जो आप जेमिनाई CLI को प्रोवाइड कर रही है। जेमिनाई MCP हेड, ट्रांसपोर्ट HTTP फिग्मा, URL हेडर और इस टोकन के साथ, ठीक है? अब आपका फिग्मा आपके जेमिनाई CLI को इस टोकन से पहचानेगा। अब जाहिर सी बात है, सबके टोकन यूनिक होते तो आपके पास अलग होगा। स्टार्ट इसी से ही होगा, फिग्मा D___, बट आगे जो है वो चेंज हो जाएंगी चीजें, सही है? तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा? इस कमांड को कॉपी करूंगा डबल कोटेशंस के साथ, आखिरी में लगे हुए ना, उसको छोड़ नहीं देना। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको रिमूव किया और यहाँ पे ले जाके मैंने इसको पेस्ट किया, कर दिया हेडर। तब तक, अब ये जब तक कनेक्ट हो रहा है तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। अब मैंने इसको पेस्ट किया, मेरी कमांड में मसला था, अभी भी यही मसला है। एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज़ जो हमने, एक चीज़ यहाँ पे जो हमने मिस कर दी, हम इसको पेरेंट में रूट डायरेक्टरी में कॉल करके देखते हैं। हालांकि इसको हो जाना चाहिए था यहाँ पे, मैंने कल ही इस पे काम किया, बट अब ये क्यों नखरे कर रहा है, आई डोंट नो। मैं अपने
जेमिनाई क्या करता हूँ, रूट डायरेक्टरी में जो मेरा सी में यूजर्स है वहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी यूजर्स अली डॉट जेमिनाई करके एक फोल्डर है यहाँ पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने CMD लिखा, सही, और यहाँ जेमिनाई को इनिशियलाइज किया। देखते हैं, बहुत अजीब बात है कि इसने अभी जो है वो वहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, वरना जितने भी अभी 2-4 MCP सर्वर मैंने कनेक्ट किए ऐसे ही किए। नहीं, टर्मिनल में नहीं, यहीं से कर रहा था मैं। मे भी यहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा हो। चलिए इसको यहाँ से करते हैं, जेमिनाई MCP ऐड डैश ट्रांसपोर्ट HTTP फिग्मा HTTPS। आपने टर्मिनल ऑन नहीं किया हुआ? किसको अलाउ नहीं किया हुआ? टर्मिनल ऑन नहीं किया हुआ? अलाउ नहीं, वो बाद में अलाउ मांगता है। HTTP फिग्मा HTTPS MCP यूजर एडमिन ही है, figma.com/mcp -header। कॉपी कर लेते हैं, ये था कि वो मिल जाएगा रीडमी फाइल में रख देंगे। हाँ कर दिया कॉपी। बैरर के बाद मैं अपने यहाँ पे टोकन पेस्ट कर दूंगा। टोकन कौन सा? जो मैंने अभी अभी जनरेट करवाया था। वो टोकन की ठीक है, एक बार बुक से भी देख लेते, कोई स्टेप मिस तो नहीं हो रहा। उससे परमिशन नहीं मांगता ये यूज़र भी, पता नहीं जेमिनाई ये नहीं, जो भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं मांगता मुझसे ज़्यादातर, कभी वो कभी कभार नहीं। ये देखिए यहाँ भी यही कमांड है, ये कमांड मैंने यहीं से ली है। देन क्यों ये मसला कर रहा है? ये बहुत मसला कर रहा है सर, इसने बहुत मसले करे हैं। अच्छा खासा मेरा प्रोजेक्ट बन गया था, सर्वर ही नहीं आ रहा बस। अब ये इशू कर रहा है, आई डोंट नो उसका वर्जन अपडेट हो गया। अब एक काम हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे कि सेम कमांड को ना अपने टर्मिनल में लिखना पड़ेगा। ये भी सही है। सर यहीं से टर्मिनल ओपन कर लेना। टर्मिनल तो ओपन होगा ना। भाई सर ने डॉट जेमिनाई MD वाली फाइल में रख दी है इसको, जो सी में बनी हुई है, जो सी में पड़ी हुई है, पता है। अब कुछ गलती तो हो रही है, सही क्या करें समझ में नहीं आ रहा। किसको ऐड करना बताइए। हाँ ये रहा, MCP ट्रांसपोर्ट ना, ये रहा। हाइफन स्कोप, ये तो मैंने कभी नहीं किया पहले। ये क्यों आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे सेम यही कमांड है, बट ये क्यों इशू क्रिएट कर रही है? आपको जिसमें से जिसको आप में से लग रहा है इशू आ रहा है, वो यहाँ आके इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अजीब बात है। मैं क्लास में से पहले भी मैंने इसको ट्राई किया। ये मसले तो है यार, मैं खुद मसले फंसाऊँ मैं कर जाऊँ। चले, अभी इसने ये देखे, अजीब सी बात है, इसने फर्स्ट टाइम इशू क्रिएट किया, बट अब ये कनेक्ट हो गया। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहे हैं कि मैं जो है वो कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा यस, अलाउ वंस। मैंने इसको अलाउ वंस किया, देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। स्टेप तो यही है, वेरीफाइड है, मैंने काम भी किया हुआ है इस पर काफ़ी, बट बहुत ही अजीब सी बात है कि अब ये मसला कर रहा है। ये देखें, अच्छा जी, ठीक है। MCP सर्वर फिग्मा एडिट टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स, स्क्रीन पे देख लें, इशू जो है वो सॉल्व हो गया है। एक पहली बार कमांड लिखी, वो नहीं चला, दूसरी बार सेम कमांड लिखी। आई थिंक जेमिनाई ने पीछे यही सोचा होगा कि अब यूजर मुझे फोर्स कर रहा है, तरीका भी यही है
तो मुझे इस काम को कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये काम जो है वो अब हो गया। आई हैव एग्जीक्यूटेड द कमांड एंड एडेड फिग्मा एमसीपी सर्वर। द आउटपुट इंडिकेट्स दैट द सर्वर फिग्मा हैज बीन एडेड टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स। अच्छा ये कहाँ होगा? अब अगर मैं आप लोगों को शोकेस करूं कि ये काम कहाँ हुआ है, तो अगर आप अपने अभी जो हमने रूट लेवल पे टर्मिनल खोला हुआ, या आप लोग अगर गौर से यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ क्या लिखा है? डॉट जेमिनी। क्या लिखा है? डॉट जेमिनी। यानी ये रूट लेवल पे जेमिनी CLI चल रहा है मेरा। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहीं पे एक टर्मिनल और ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ cd डॉट जेमिनी। CLS यहाँ पे VS कोड ओपन करके आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा VS कोड जो है यहाँ पे ओपन हो गया। ये वही फाइल डायरेक्टरी या फाइल स्ट्रक्चर है जो मेरा डॉट जेमिनी के फाइल एक्सप्लोरर में है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल एक्सप्लोरर खोला अपना और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आया सेटिंग्स डॉट जेसन में। कहाँ पे आया? सेटिंग्स डॉट जेसन में। तो यहाँ सेटिंग्स डॉट जेसन में अभी भी इसने इस चीज को नहीं किया। ऐसा तो नहीं इसने कहीं और बना दिया? यार बड़ा तंग करता है। डॉट जेमिनी कहेंगे। ये देखिए यहां पे इसने क्या किया? डॉट ये देखिए यहां पे मेरे पास डॉट जेमिनी का एक फोल्डर था, इसके अंदर इसने क्या किया? यहाँ पे मेरा फिग्मा का MCP सर्वर को इनिशियलाइज कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये देखिए ये सारी वही चीजें हैं जो भी हमने कमांड के थ्रू लिखी थी, चाहे वो MCP सर्वर्स हो, चाहे वो फिग्मा का हमने नाम दिया हो, चाहे वो हमने HTTP URL दिया हो, चाहे वो हमने हेडर्स में अपना ऑथराइजेशन टोकन पास किया हो। तो यहाँ पे मेरी फिग्मा की कनेक्टिविटी जो है वो हो गई है। अब क्योंकि बीच में थोड़े एरर आ गए थे तो जल्दी से एक रिकैप छोटा सा कर लेते हैं। हम फिग्मा का MCP कैसे कनेक्ट करेंगे? कौन सी कमांड से? ये कमांड बिल्कुल सही है, जेमिनी ने थोड़ा मिसबिहेव किया, तो ये प्लेटफॉर्म का इशू है, हमारा कोई इशू नहीं है, ना ही MCP का। हम जेमिनी का MCP किस कमांड से इनिशियलाइज करेंगे? ये जो कमांड लिखी हुई है उससे, जेमिनी MCP @ ट्रांसपोर्ट और आगे ये पूरा URL, ये पूरा का पूरा URL एज इट इज सेम रहेगा। इसमें जो सिर्फ एक चीज होगी, यहाँ पे जो योर टोकन हियर है ना, इसको आप रिमूव करोगे और रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? अपना वो वाला टोकन लिखोगे जो आपने फिग्मा के प्लेटफॉर्म से जेनरेट करवाया है। ज़हन मैंने इस बैरर को रिमूव मत कीजिएगा, बेदिहानी में हो जाता है ना कभी कभी। ये बैरर यहाँ पे अपनी जगह ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये भी उसका पार्ट है। बस ये योर टोकन हियर को आप रिमूव करोगे और अपनी एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग टोकन की आप जनरेट करोगे। ये सेम काम मैंने रूट डायरेक्टरी में किया, बट ये आप अगर किसी एक सर्टेन पर्टिकुलर फोल्डर में करना चाहो, प्रोजेक्ट में करना चाहो, ये वहां भी हो जाएगा। बट अभी इसने मिसबिहेव किया, क्लास लेवल पे हमें बस देखना होता है कि भाई किस तरह चीजें चलें, तो हमने वहां पे कर। यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल भी दे दी है कि भाई देखो योर टोकन हियर की जगह अपना टोकन लगा दें। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हो गई। अब वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा? जेमिनी MCP लिस्ट की एक कमांड चलाऊंगा। क्या करूंगा? जेमिनी MCP लिस्ट की जो है वो मैं एक कमांड लिखूंगा। लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने जेमिनी के जो सर्वर है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीस्टार्ट। तो मैंने इसको किल किया, इसको मैंने क्लीन किया, दोबारा जेमिनी लिखा। बहुत वेट लेता है, मेरे पास भी वेट लेता है। जेमिनी लिख के इंटरव्यू पे बैठा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है वो पीछे इनिशियलाइजिंग, सही, यानी वो मेरे MCP सर्वर्स को क्या कर रहा है? इनिशियलाइज कर रहा है। कमांड उसने चलाई, जैसे ही इसने इनिशियलाइज किया, ये खुद ब खुद, मैंने नहीं किया, ये इसने एक ब्राउजर में खुद ब खुद एक विंडो ओपन कर दी, सही है। और इस विंडो में ये क्या कह रहा है कि भाई परमिशन दो, यानी अभी आपके डबल परमिशन मांग रहा है, ह्यूमन इन द लूप।
आपकी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई जेमिनाई का सॉरी फिग्मा का एमसीपी चाहिए कि नहीं। ये देख लें यहाँ, ये पढ़ लें, चाहिए क्या लिखा है यहाँ पे, जेमिनाई CLI NCP client would like to access your account and be able to connect to Figma remote server। ठीक है, ये अभी हमने क्या किया, हम Figma के प्लेटफॉर्म पे गए, की जनरेट की जनरेट करने के बाद Gemini MCP add -- ट्रांसपोर्ट वाली कमांड को हमने अपने Gemini CLI में कॉपी किया। ठीक है, जैसे ही हमने कॉपी किया, हमने जो एक्सेस टोकन वहां से जनरेट किया था उसको हमने यहाँ पे अपनी कमांड में लाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। ये काम हो गया। दूसरा काम क्या है, जेमिनाई को रीस्टार्ट करना। क्या काम करना है, जेमिनाई को रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करेंगे आप, जैसे ही एक इनिशियलाइजेशन का एक मैसेज आएगा और फौरन से वो क्या करेगा, आपके पास ही जेमिनाई CLI की विंडो खुद ही आपके ब्राउजर में खोल देगा। या तो दो चांसेस हैं, या तो हो सकता है ये रीस्टार्ट करने के बाद आपसे कहे, या हो सकता है जैसे ही आप वो कमांड लिखे ना जेमिनाई MCP एंटर करें, वो उसी वक्त वो विंडो भी शायद वो ओपन कर सकता है। तो दोनों चांसेस यहाँ आपके पास है, दोनों काम हो सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ क्या करूंगा, एग्री एंड अलाउ एक्सेस मैंने किया। यहाँ पे मेरे पास क्या मैसेज आया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यू कैन क्लोज दिस विंडो एंड रिटर्न टू जेमिनाई CLI। जैसे मैं अपने जेमिनाई CLI पे आया, मैंने यहाँ लिखा, एक कमांड होती है हमारे पास /MCP लिस्ट की, जो कि हमें बताता है कि कौन कौन से MCP सर्वर्स हमारे पास हमारे लिए अवेलेबल है। मैंने लिखा MCP लिस्ट, तो यहाँ देखिए मेरे पास ये मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज आया मेरे पास, फिग्मा रेडी, 8 टूल्स 1 प्रॉम्प्ट। 1 प्रॉम्प्ट क्या है अभी मसला नहीं, ये 8 टूल्स देखें, क्रिएट डिजाइन सिस्टम, क्रिएट कोड कनेक्ट, ये वो टूल्स हैं जो अगर आप API लगा के लिखते हैं ना, तो आपको सबके एंड पॉइंट, कितने एंड पॉइंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 1 प्रॉम्प्ट ये सही, 8-9 एंड पॉइंट्स हैं। आप सबको API आती है, आप सबको सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना आती है, और आप सब मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि अगर आप लोगों को ये काम यहां पे खुद करना पड़ता APIs लगा लगा के, तो आपके 9 एसिंक्रोनस फंक्शन बनते, फिर 9 दफा अलग अलग URL एंड पॉइंट्स के साथ काम करना पड़ता। क्रिएट डिजाइन सिस्टम अलग एक फंक्शन में, गेट कोड कनेक्ट MF अलग फंक्शन, फिर 9 दफा जेसन रिटर्न करवानी पड़ती, 9 दफा अवेट लगाना पड़ता, फिर जहां जहां यूज करना उस फंक्शन को बार बार 9 दफा या मे बी 100 दफा आपको उसको कॉल करना पड़ता। तो ये सारी चीजें आपकी अब इस तरह खुद ब खुद, जो मैंने शुरू में कहा था कि MCP क्या करता है, आपके बढ़ते एंड पॉइंट के मसले को खत्म करता है। अगर ये काम आप खुद से करने बैठे तो आपको तकरीबन 10 दिन लगेंगे, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि आगे चल के एरर आएगा नहीं आएगा फला फला। फिर उसमें कैसे आप मैनेज करेंगे, एजेंट को वो प्रोवाइड करेंगे, ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स अब फिग्मा का MCP खुद करना। एज अ डेवलपर आपको ये चीज करने की नीड अब नहीं है, काम बिहाइंड द सीन्स वही हो रहा है। एज अ डेवलपर आपको कहां सुकून, आपके लिए कहां आसानी हो रही है, मैन्युअली आपको नहीं करना पड़ रहा। आप जो काम मैन्युअली 20 दिन लगा के 15 दिन लगा के करते ना, वो सिंपल एक सारा काम अब इस कमांड से हो गया। जो काम आप 20 दिन लगाते और जो काम आप इस कमांड से कर सकते हो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। ठीक है, और फिर आप पाइथन यूज करते हो तो रिक्वेस्ट का मॉड्यूल भी जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ये सारी चीजें MCP इस तरह से सॉल्व करता है। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करें कि अभी हमने क्या क्या किया। डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले क्लास के शुरू में कि MCP किस मसले को हल करता है। हमने अभी यहाँ पे देख भी लिया कि हमारा जो है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल किस मसले को हल करता है। अगर ये काम, सारी बातें बंद प्लीज, अगर ये काम आप खुद से करते आपको 8 से 10 एंड पॉइंट्स अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेट करने पड़ते, और अलग अलग इंटीग्रेशन का मतलब
अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग उसका फिर जो है वो हर चीज़ आपको हैंडल करना पड़ता है, रिक्वेस्ट। और जाहिर सी बात है हर एंड पॉइंट है, हर एंड पॉइंट के अपने पैरामीटर्स होंगे, आपको वो पैरामीटर सही से पास हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जब आप एक फंक्शन बनाते हो तो आर्ग्यूमेंट्स में प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो ये आपने यहाँ पे ये चीज़ देख ली, ठीक है। अब एक ज़रूरी चीज़, एमसीपी सर्वर हमारा कनेक्ट हो गया, और आपका हर एमसीपी सर्वर, चाहे वो अभी फिग्मा का हो, वो गिटहब का हो, वो गूगल ड्राइव का हो, या जो भी अभी मैंने आर्काइव वाली लिस्ट बताई थी ना, जितने भी वहाँ एमसीपी सर्वर्स हैं वो आपके इसी तरह कनेक्ट होंगे। आपके सेटिंग्स डॉट जेसन में आप इस चीज को देखें, एमसीपी सर्वर्स, फिग्मा, HTTP URL हेडर्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप या तो कमांड्स के थ्रू काम करें, सही है। अच्छा, आप कैसे काम करेंगे? थोड़ा सा इंटेलिजेंट वे में, AI को यूज करके। ये जो कमांड यहाँ पे फिग्मा के लिए है ना, ठीक है, एक तो मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है, MCP मार्केट प्लेस। मतलब ये वेबसाइट का नाम है MCP मार्केट प्लेस। इससे मिलती जुलती और भी हैं, अच्छा, आप गूगल से पूछ लो, बता देगा आपको कितनी। ये सर ने ये जिसे चाहे पूछ लो। मेरा दोस्त है। अच्छा, ये भी दूर है। अजान हो रही है मेरा ख्याल है। अब ये एक कमांड तो फिग्मा की आपको मिल गई, ठीक है। इसी तरह आप सर्च करें, आपको मजीद MCP सर्वर्स भी जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंट वे में आपके पास कमांड आ जाए, तो मैंने क्लाउड को यूज़ किया, बाकी LLMs का मुझे नहीं पता, वो भी कर ही देंगे, बट जो मैंने यूज़ किया जिसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप सेम कमांड को लिखें, क्लाउड को प्रोवाइड करें और लिखें कि भाई ये फिग्मा की कमांड है। ऐसी ही कमांड्स मुझे अगर जीमेल के लिए चाहिए, स्लैक के लिए चाहिए, व्हाट्सएप के लिए चाहिए, या कोई भी गिटहब हो गया उसके लिए चाहिए, तो वो मुझे प्रोवाइड कर दो। हो सकता है वो आपको ये पूरी की पूरी कमांड प्रोवाइड कर दें। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है वो आपको npm या npx की कमांड भी प्रोवाइड करें, सही है। क्या कहा मैंने? या तो वो जेमिनी MCP ऐड ये चीज आपको प्रोवाइड करे, या दूसरी चीज आपको npm या npx की कमांड जो है वो प्रोवाइड करें। तो आपको हर चीज की जो है वो नो हाउ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे अपने जेमिनी को मैंने ये चीज प्रोवाइड कर दी, फिग्मा अच्छे से कनेक्ट हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सुननी है और समझनी है, सही है। अब वो क्या चीज है, जब आप फिग्मा का सर्वर कनेक्ट करते हो, जाहिर सी बात है हर प्लेटफॉर्म्स के जो रूल्स होते हैं वो तो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसमें डेवलपर कुछ भी नहीं कर सकता, या कोई भी LLM कुछ भी नहीं कर सकता, सही है। अब ये बात गौर से सुनिएगा, ये चीज मिस मत करना। क्या होता है, हर प्लेटफॉर्म के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉलो करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है हमने यहाँ फिग्मा का MCP कनेक्ट किया, हमारा टारगेट क्या है कि फिग्मा का जो भी डिजाइन हो उसका कोड हमारे पास आ जाए, ठीक है। ऐसा काम, ऐसा डेवलपर हम तो यही काम करेंगे ना, सही है। अब एक चीज कि भाई फिग्मा का कोई भी आप टेम्पलेट उठाएं, आप उसके एडमिन नहीं होंगे, आप उसके डेव मोड में नहीं होंगे। मैंने क्या कहा यहाँ पे, आई रिपीट, यहाँ पे क्या जरूरत है कि जब आप फिग्मा का कॉपी टेम्पलेट फ्रॉम कॉपी फिग्मा, फिग्मा टेम्पलेट फ्रॉम इंटरनेट। अब मोस्ट प्रोबेबली आप लोग यही चीज करेंगे, या कोई भी क्लाइंट का आपके पास प्रोजेक्ट आया, या मैं जो अभी टेम्पलेट्स प्रोवाइड करूंगा डायरेक्टली आपने वो एक्सेस कर लिए, तो होगा क्या, वो जो टेम्पलेट्स है ना वो आप लोगों ने नहीं बनाए, उसका डिजाइन ऑफकोर्स आपने तो नहीं बनाया। अब क्या करें, फिग्मा यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई इस टेम्पलेट का मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता क्योंकि ये आपका टेम्पलेट नहीं है। या तो हम फंस गए, जब एक्सेस ही नहीं है तो हम क्या करें,
यहाँ पे आपने क्या करेंगे, आप अपने फिग्मा में आएंगे, ठीक है, हाँ मेरा फिग्मा मेरा ये, ठीक है, ये ऑफ कोर्स आपके पास कुछ टेम्पलेट्स इस तरह के लिस्ट हुआ करेंगे, हाँ यार, या आपने कोई इंटरनेट से इंपोर्ट किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, या क्वार्टर 2 वाले भी आपने लिखे अपने पास यूज किए तो वो भी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये कि ये टेम्पलेट्स आपने इनका डिजाइन खुद थोड़ी बनाया, तो फिग्मा आपको इसका एक्सेस ही नहीं देगा। अब भाई क्या करें, जब एक्सेस ही नहीं तो फायदा क्या है, सारी बातें करना है। एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि आपने विजिटिंग कार्ड सी यहाँ पे इस किसी भी टेम्पलेट में जाना है, जैसे मैं चला गया इस टेम्पलेट में, मेरा ये रहा टेम्पलेट, सही है, मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया, यहां पे मैं लिख रहा हूं ओपन द टेम्पलेट, कॉपी all the components from the left side, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है अभी मैं बताऊं। ये कंपोनेंट सॉरी ये डिजाइन मेरे पास ओपन हो गया, मैं इसको जूम करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने इस डिजाइन को देखा हुआ होगा, ये क्वार्टर 2 में आपको मिला है, हो सकता है काफी लोगों ने यहाँ पे बनाया भी हो, सही है। ये डिजाइन यहाँ पे आ गया। अब ये लेफ्ट साइड बार में इसके कंपोनेंट्स हैं, फिग्मा की जबान में या ऑफकोर्स आपको तो नेक्स्ट डेज में आती है, आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये लेफ्ट साइड में है ना, इतने सारे आपके पास कंपोनेंट्स आ रहे हैं, आपको इनको कॉपी करना। जब आपने कॉपी कर लिया ना तो फिर ये आपकी ओनरशिप होगी, उस टेम्पलेट की कॉपी बनेगी, उस ओरिजिनल टेम्पलेट में इंटरनेट के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आपने इस तमाम फ्रेम्स के ऊपर है, ये देखिए मेरा कर्सर यहीं पर है, इस पे मैं आया और यहाँ पे मैंने क्लिक करके लिखा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब सारे सिलेक्ट हुए, इसको मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैं क्या किया, मैं दोबारा वहीं पे आ गया जहाँ पे मैं था, मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया बैक टू फाइल्स, ठीक है। जहाँ पे मैंने क्लिक किया मैं आया बैक टू फाइल्स में, मैं वहीं पे आ गया अपने पूरी लिस्ट में जहाँ पे सारी फाइल्स थी, सही है। ऊपर देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है डिजाइन का, सॉरी ज्यादा जूम किया तो चला गया, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे एक बटन है मेरे पास जिसका क्या नाम है डिजाइन, इस डिजाइन पे क्लिक करो तो ये आपका अपना डिजाइन बोर्ड खुल जाएगा। अब आप इसके ओनर हैं, आप यहाँ पे हैं, जो टेम्पलेट वहां कंट्रोल सी से कॉपी किया था इसको यहाँ कंट्रोल वी कर दें, ये यहाँ आ गया। अब इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप आपके पास है। ये थोड़े से स्टेप्स फिग्मा की जो रिस्ट्रिक्शन है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने लिखा यहाँ पे लिखा क्लिक ऑन बैक टू फाइल्स फ्रॉम अकाउंट या फ्रॉम अकाउंट एवटार। एवटार का मतलब वो प्रोफाइल पिक्चर, या मैं लिख देता हूँ फ्रॉम प्रोफाइल पिक्चर, ठीक हो गया। प्रोफाइल पिक्चर पे आए, यहाँ पे आपने लिखा क्लिक ऑन डिजाइन एट द टॉप 6 पेस्ट द डिजाइन व्यू कॉपी। इसका यहाँ पे नाम रखना है ना मुझे, अब इसका फिग्मा का यहाँ अनटाइटल्ड आ रहा है, अभी टॉप पे देखें, सॉरी ये जूम नहीं हो रहा, फिग्मा कर दिया उसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेम्पलेट या फर्नीचर टेम्पलेट कॉपी, सही है। इसको पेस्ट करना सिंपल इसका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन 6 स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को मैंने फॉलो किया कि भाई फिग्मा का टेम्पलेट कोई भी इंटरनेट से उठाओ या मैं जो अभी होमवर्क में प्रोवाइड करूंगा वो लिख लेना। टेम्पलेट को ओपन कीजिएगा, लेफ्ट साइड बार में उसके सारे कंपोनेंट्स को आपने किया कॉपी, बैक टू बैक किया और ऊपर डिजाइन पे क्लिक किया और उसको पेस्ट कर दिया। अब उस डिजाइन की पूरी ओनरशिप आपके पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जल्दी से एमसीपी सर्वर मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। फिग्मा का मैंने टेम्पलेट उठाना भी सीख लिया। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एमसीपी आपने कनेक्ट किया, आज की क्लास का मेन हाईलाइट, अभी कहीं जाने बैठे हैं हाईलाइट बोल रहा हूँ, शायद जाने की बात है। आपने फिग्मा का एमसीपी उठाया और वो कमांड के थ्रू और फिर उसको कॉपी कर लिया, मतलब उसको कनेक्ट कर लिया।
ऑथराइजेशन की जो भी वो सारे स्टेप्स उस रीडमी में लिखे हैं जो इनिशियली हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब ये जो 6 स्टेप्स लिखे हैं ना, इसको मैं एक और नाम लिख दूंगा यहाँ पे, कॉपी फिग्मा डिजाइन .md। तो इस फाइल से आप लोगों को ये 6 भी मिल जाएंगे, अलग अलग फाइल्स में सब रखा हुआ है। वो 2 URLs भी रखे हैं, सही है, वो अलग फाइल है। और ये सारे स्टेप जो हमने फिग्मा का एक्सेस टोकन जनरेट किया, वो कमांड उठाई, उसको पेस्ट किया, वो अलग MD है। सब क्लास 07 के फोल्डर में रखा हुआ है, ये अलग है, ताकि एक जगह सब जमा ना हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो, सब अलग अलग है। वो 2 फाइल ऑलरेडी मैंने कमेंट करके पुश कर दी है, ये तीसरी मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पे इस क्लास के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डेवलपर का मेन काम जो उसने किया, आप लोग आज तक क्या करते थे, फ्रेम को सिलेक्ट करते थे और यहाँ से राइट साइड बार से उसका कोड देखते थे। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या नेविगेशन बार डिफरेंट है, जी हाँ डिफरेंट है। मैंने इसको किया राइट क्लिक, ये स्टेप भी उस मेन रीडमी में, लंबी चौड़ी रीडमी में लिखा हुआ। मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक, फ्रेम सेलेक्ट करना जरूरी है। ये फ्रेम का क्या मतलब, ये जो ब्लू बॉर्डर लाइन दिख रही है ना आपको, ये फ्रेम है। ये देखिए, आप कोई फ्रेम सेलेक्ट नहीं है। मैं नेविगेशन बार में, नेविगेशन बार सेलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करके मैं अपना माउस हीरो सेक्शन पे लाया, डबल क्लिक किया, हीरो सेक्शन सेलेक्ट हो गया। अभी हम सिंपल काम करते हैं, नेविगेशन बार को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेरे पास एक ऑप्शन है कॉपी/पेस्ट एज, ये रहा, पता नहीं अब देखा, शायद सेलेक्ट फ्रेम गलत सेलेक्ट की होगी मैंने, सही है। आपने राइट क्लिक किया अपनी फ्रेम पे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी/पेस्ट एज, इस पे आप आए और यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन मिलेगा, कॉपी लिंक टू सिलेक्शन, सही है। ये जो सिलेक्शन का लिंक है ना, आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके आपने इसको क्या किया, अपने जेमिनी CLI में इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि अब जेमिनी CLI के पास MCP सर्वर के थ्रू आपके फिग्मा का एक्सेस है ना, तो जैसे ही आप उसको लिंक प्रोवाइड करोगे, उसको वो डिजाइन, वो फ्रेम दिख जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, या तो ये काम मैं अपनी रूट डायरेक्टरी में कर लूं। अब जब मैं रूट डायरेक्टरी में Next.js का ऐप बनाऊंगा तो वो मेरी रूट डायरेक्टरी में एक नया Next.js का ऐप बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी में ना बने, तो आप क्या करें, जो भी आपका जैसे डी पार्टीशन में एक फोल्डर है, सही है, यहाँ पे आपने, मेरे पास एक फोल्डर है संडे Q4 क्लास 7, मैं यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी एक Next.js का ऐप है, मैं यहाँ पे इसको CMD कर सकता हूँ। ये आपकी अपने ऊपर है, मैंने यहाँ लिखा जेमिनी, देखते हैं इसने यहाँ पे अभी भी MCP को कॉन्फ़िगर किया गया, कर तो देना चाहिए, सही है। मैं कैसे वेरीफाई करूँ, /MCP लिस्ट, तो अभी भी ये यही कह रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, नथिंग रॉकेट साइंस, नेक्स्ट हम यहीं पे काम कर रहे हैं। हमें तो बेसिक आइडिया है ना कि किस तरह कन्वर्ट करना है, बाद में हम डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेक एंड index.html एंड style.css फाइल, सही है। कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक, ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग लिंक इनटू कोड, फॉलोइंग डिजाइन लिंक कहना चाहिए था, इनटू कोड। मेक श्योर टू फोकस on small but important things like fonts, margin, padding, etc. यहाँ पे मैंने स्कोप पेस्ट कर दिया। अब हमने तो भाई सारे स्कोप वगैरह चेक बॉक्स किए थे ना, यहाँ पे मैं इसको डिजाइन लिंक देंगे। अब देखते हैं इसके पास ये चीज आई है कि नहीं, क्योंकि पहले इसने मुझे जो है वो तंग किया ये सारी चीजों में, फिर दोबारा इसको इस MCP को इनिशियलाइज करना पड़ा और देखते हैं वो प्रॉब्लम
एज ए डेवलपर हमारा नहीं, वो जेमिनी CLI है। अगर वो पहली दफा में नहीं समझ रहा तो ये ना आप कुछ कर सकते ना मैं, एज ए डेवलपर हम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं, मैंने जैसे ही इसको एंटर किया, ये यहाँ पे ये चीज टोकन खत्म हो गया, बहुत अच्छा, यही रह गया था आज। टोकन खत्म हो खैर, अब यहाँ पे ये क्या करेगा मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। सही है, ये यहाँ पे करेगा कि ये इंडेक्स, ये मैंने index.html और style.css है। आप चाहे तो अपने Next.js की कोई ऐप बना लें, या आप करें क्या करें, यहाँ पे React की कोई ऐप बनाओ, Tailwind CSS में इसको काम करें, कंपोनेंट्स के फोल्डर सारा बना के आप सारा काम करवा सकते हैं। एक चीज ऑफ कोर्स अब डेमोन्स्ट्रेशन इसका होना चाहिए था, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने जितनी कोशिश की, अब वो आखिरी में मॉडल ही आके उसने अपना कोटा एक्सपायर कर लिया, तो अब मैं क्या करूँ। सही है, मॉडल चेंज करने में भी ये यही करता है, इसका सारा ये हो सकता है। चलो मैं स्लैश मॉडल करके लिस्ट, मैं इसको फ्लैश लाइट करता हूँ और मैं दोबारा ये काम करता हूँ। खैर, सारा मकसद आपको MCP इंटीग्रेट करवाना, उसकी कमांड समझाना, देखे चलिए। सही है, वेरी नाइस, थैंक यू, मशवरा दिया। मैंने कहा यस अलाउ। अब देखिए ये मुझे क्या पूछ रहा है कि भाई allow execution of MCP tool design get design context। आप में से कोई बता सकता है कि जब मैंने क्वेरी की तो बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा? ये एक चीज आप पढ़ चुके हैं सारे फंडामेंटल्स, प्रिमिटिव्स। एग्जैक्टली, मैंने क्वेरी की, मेरी क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। किसके पास? लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास। जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास मेरी क्वेरी गई ना, तो उसने ये एनालाइज किया कि भाई अपने फिग्मा डिजाइन का लिंक दे रहा है जो मेरे बस में नहीं है। हमने ये क्वार्टर 3 में पढ़ा है ना, ऐसा होता है कि क्वेरी सबसे पहले किसके पास जाती है? LLM क्वेरी को एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद वो उस नतीजे में पहुंचता है कि भाई ये किस टाइप का डाटा है। उसने क्या किया होगा? फिर मेरा एक टूल कॉल किया होगा। क्या टूल कॉल किया होगा? गेट डिजाइन कॉन्टेक्स्ट। क्या ये मैंने अपने हाथों से कोई एपीआई लिखी? नहीं। तो फिर कहां से आई है? कहां से आई है? एमसीपी सर्वर के थ्रू, जो हमने जेमिनी एमसीपी ऐड लिखा था ना, उसके थ्रू। चले मैं इसको अलाउ कर दूं ताकि बातचीत भी होती रहे, काम भी होता। सही है, वही मैसेज आ रहा है डेट लिमिट। ये कह रहे बाद में भी रेट कर दूंगा। खैर, मेरी क्वेरी गई उसके पास, एलएलएम के पास। एलएलएम ने एनालाइज किया क्या कि इस सवाल का जवाब देना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरे पास किसी फिग्मा का एक्सेस नहीं होता। सबके फिग्मा अपने पर्सनल होते हैं ना, एक्सटर्नल डाटा है। तो वो इस नतीजे में पहुंचा कि मुझे क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टूल कॉल। टूल कॉल करने के बाद उसने वो सेक्शन चेक किया होगा अपने पास, जो उसको पता है ना कि भाई मना करने से पहले उसको भी चेक करना, डबल चेक करना। तो उसको यहाँ पे वो फिग्मा दिख गया। फिग्मा कैसे दिखा? हमने तो कोई एपीआई अभी तक लिखी नहीं। कैसे हुआ ये? एमसीपी सर्वर के थ्रू। कैसे हुआ? एमसीपी सर्वर के थ्रू। काम सारा वही हो रहा है। क्वार्टर 3 में जो आपने पढ़ा था, एजेंट ने रिक्वेस्ट किया एलएलएम को, क्वेरी गई एलएलएम के पास, एलएलएम ने एनालाइज किया। वहां जो काम आप @function_tool करके करते थे, यहां वो काम कैसे हो रहा है? एमसीपी के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? एमसीपी के थ्रू। सही है, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम है, तो खैर नहीं लगना चाहिए। बस एमसीपी और फंक्शन टूल में क्या डिफरेंस है ये हो। इसके बाद वो क्या करेगा? आपसे परमिशन मांगेंगे, जैसे उसने अभी कहा यस, जैसे मैंने अभी कहा यस, उससे परमिशन। आप उसको परमिशन देंगे, वो कोडिंग शुरू कर देगा। और जैसे ही वो कोडिंग करेगा ना, ये जो आपका नेविगेशन बार है, सही है, ये नेविगेशन बार है, इसका कोड आपको मिल जाएगा। वो बिल जो काम आप क्वार्टर 2 में 1 साल पहले अपने हाथों से मैनुअली करते थे ना, अब आप खुद सोचे कि इसी नवंबर में पिछले साल हम क्वार्टर 2 में अपने हाथों से HTML CSS लिख रहे थे। 1 साल में इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई है कि सिर्फ एक जेमिनी एमसीपी ऐड फिग्मा की कमांड लिखी और उसको यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट में अपने फ्रेम का लिंक दिया। सही है, 1 साल में इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच गई। जो काम मैनुअली करके 2 महीने लगे थे, अब 2 कमांड में हो रहा है।
तो अब भी अगर आपको ये गिला है या सवाल है कि एआई क्या करेगा और ये जो आप होमवर्क नहीं करते तो फिर वही वाली कहानी हो जाएगी। जंगल में शेर आ गया, अब आप क्या करेंगे? सर बिल्ली आई है। फिर आप थोड़ी कुछ करेंगे, फिर तो आप जो करेगा वो कौन करेगा? शेर करेगा। यहाँ शेर कौन है? क्लाउड कोड या जेमिनी CLI। सही है। तो फिर ये नहीं कहना कि एआई जॉब खा गया। एआई क्यों आपकी जॉब खाएगा? आपके पास कौन सी है? सही है, क्योंकि होमवर्क हो नहीं रहे, जॉब कहाँ से मिलेगी? सही है, तो हमें तो टेंशन होना ही नहीं चाहिए। तो भाई सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। सही है, अगर थोड़ी रिलैक्सेशन यहाँ से मिल रही है ना, तो जो काम करने वाला भी एंगल आपको मिले उस पर भी सीरियस है। सही है, तो आज के लिए इतना काफी। बाकी आगे कुछ नहीं होना था, index.html या style.css लिखी होनी थी। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कभी तालियां बजाएंगे।